गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस के बारे में। और कंप्लीट सिलेबस में आप समझ रहे हैं कि उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, ये सारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 150 घंटे में मात्र कराया जा रहा है और ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा 150 घंटे में। और इससे होगा क्या, जब भी आप प्रीलिम्स देंगे एक बार रिवीजन के लिए बैठ जाएंगे। एक बार अगर आपने देख लिया और अच्छा रहेगा, अगर दूसरी बार आपने देख लिया तो इवन आप देखेंगे कि दूसरी बार देखने से आपका सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके दिमाग में आ जाएंगे और प्रीलिम्स जो है आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं मात्र इतना पढ़ने से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जितने पोर्शन है सबको अगर एक बार या दो बार पढ़ लेंगे और वो भी 150 घंटे में, तो आपको भी मालूम है कि इसमें एटलीस्ट 60 से 70 या 80 क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको आधार बनाते हुए हम लोग इसको कर रहे हैं। और इकोनॉमी की जैसे कल क्लास नहीं हो पाई थी, ये हमारी छठी क्लास होएगी और यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, छठी क्लास है। तमाम सारे अवधारणाओं पे हमने बात करी हुई है। ठीक है, इकोनॉमी में हमने तमाम सारे टर्मिनोलॉजी जो है, जो शब्दावलियां हैं, उसके बारे में बात करी हुई है। नेशनल इनकम के बारे में हमने बात कर ली हुई थी। ठीक है, तो एक चैप्टर हमने कर लिया हुआ है नेशनल इनकम। तमाम सारी शब्दावलियों की बात हमने कर ली हुई है। निर्धनता एवं बेरोजगारी पे बात कर ली हुई है। आपके पास में एक प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो पड़े हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आपको सर्च करने में दिक्कत नहीं होगी। और ये जो क्लास है आज हम देखेंगे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, और इसके बाद में मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे या खुशहाली की बात करने वाले हैं। तो इसमें देखा जाता है कि भाई अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो क्या सदैव जो है आर्थिक समृद्धि हो रही है, तो क्या सदैव जो है आर्थिक विकास होगा? ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हाँ, अगर आर्थिक समृद्धि हो रही है तो सदैव जो है वो आर्थिक विकास नहीं होगा। कुछ चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये मुद्दे हम लोग बात करेंगे। और क्लास शेड्यूल देखो वही है 9 से 10, जैसा कि इंडियन पॉलिटी लाइव में आता हूँ। फिर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में होता है, लेकिन आज जो है क्लास वो 12 बजे से हुई है। ज्योग्राफी क्लास 3 से 4 है और इन्वायरमेंट की 4 बजे से 6 बजे के बीच में। और एज यूजुअल इकोनॉमी जो मैं करा रहा हूँ, ये क्लास आपकी 8 बजे से 9 बजे के बीच में रात में होती है। ठीक है, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तमाम सारे मुद्दों पर हमने बातें की हुई थी। ठीक है, तमाम सारे मुद्दों पर हमने बातें कर ली हुई है और आज हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। यहां तक हमने बात करी हुई थी, ग्रॉस नेशनल इनकम की हमने बात कर ली हुई थी। ठीक है, इसकी हमने बात की हुई थी। और ये जो मुद्दा है यहाँ पे आप देखेंगे, ये तीसरा जो है यहाँ पे लिख रहा है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास एवं खुशहाली। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा आपको और जो फैक्ट है वो भी समझ में आ जाएगा। इवन देखना, इसमें जो सूचकांक भी जारी किए जाते हैं, रिपोर्ट भी जारी की जाती, उसका कॉन्सेप्ट और जो भी फैक्ट है वो हम बताएंगे। लेकिन जो भी रिपोर्ट्स और सूचकांक उनके करंट के मुद्दे हम लोग करंट अफेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है? कहा जाता है कि ये दोनों जो है, आर्थिक समृद्धि और विकास, दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। मतलब समय के साथ इनमें परिवर्तन होता रहता है। ऐसा नहीं कि आर्थिक वृद्धि हमेशा एक सी रहे और ऐसा भी नहीं कि आर्थिक विकास जो है हमेशा एक सा रहे। समय के साथ इसमें परिवर्तन जो है वो हो सकता है। और ये कैसा आप देखेंगे, अंतर यह है केवल कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है और मूल इसका कैसा हो जाता है, मूल जो है वो निरपेक्ष मूल होता है, सापेक्ष नहीं होता है। सापेक्ष नहीं होता है, निरपेक्ष होता है। आप कह सकते हैं कान घुमा के पकड़ने वाला हिसाब, इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं, जो दिखे नहीं। सापेक्ष मतलब सीधे एकदम से जो दिख रहा है। तो ये वृद्धि जो होगी कैसे, मात्रात्मक होगी और इसका जो मूल होगा वो निरपेक्ष मूल होगा। और ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकती है, इस बात पे भी ध्यान रखना। हर वर्ष आप देखेंगे, जैसे कि आप इकोनॉमी पढ़ते हैं या सर्वे आता है, तो कभी कभी आप देखेंगे उसमें बताया जाता है कि लगातार जो है वो वृद्धि, आर्थिक समृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, अभी बीच में किसी वर्ष आप देखिए कोविड आ गया। कोविड जब आया तो आपने देखा क्या, आर्थिक समृद्धि का जो ग्राफ था वो नीचे गिर गया है। ठीक है, इससे पहले अच्छा चल रहा था।
अभी जब से कोविड थोड़ा कम हुआ है तो फिर से ग्राफ ऊपर होने, तो कहा जाता है कि ये ऋणात्मक और धनात्मक हो सकती है। ठीक है, तो आगे देखिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन जो है धनात्मक मतलब वृद्धि दर्शाते हुए, अथवा ऋणात्मक मतलब ह्रास को दर्शाता हुआ, इंगित करता हुआ हो सकता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, कोविड के पहले हमारी आर्थिक वृद्धि समृद्धि बहुत अच्छी चल रही थी। कोविड आ गया तो इवन जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की, सब में क्या ग्राफ जो है उसका ऋणात्मक मान दर्शा रहा था। ठीक है, तो ये ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है। और विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन, एक गुणक में रहेगा, और इसका जो मूल होता है वो कैसा हो जाता है, वो सापेक्ष होता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा हुआ है, हमने अभी आर्थिक समृद्धि की बात करी और उसमें हमने 4 पॉइंट देखे हुए। अब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास कैसा हो सकता है, गुणात्मक होता है जो मूल सापेक्ष होता है, अर्थात इसका मूल हो जो होगा कैसा होगा, वो सापेक्ष होगा। ओके, इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। ठीक है, वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। अगर वर्तमान दशाओं में आर्थिक समृद्धि वृद्धि नहीं हो रही है तो विकास नहीं हो सकता है। अर्थात ये कैसा है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन दर्शाता है और ये मूल के सापेक्ष होता है। अगर पैसा आ रहा है तो आप देखेंगे विकास होगा। ठीक है, लेकिन आप और भी देखेंगे यहाँ पे विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने बताया है, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, विकास होगा, यहाँ पे विकास होगा। तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाएगा कि क्या, अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमने देखा हुआ है कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो क्या है, विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सकारात्मक वृद्धि हमेशा विकास को ही जारी रखे। ठीक है, सदैव विकास नहीं हो सकता है, भले ही सकारात्मक वृद्धि क्यों ना हो। और विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, विकास कब होता है, जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, अर्थात आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया गया है, आपका स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक आर्थिक जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे सुविधाएं होती है ना, मूलभूत सुविधाएं, उनमें अगर सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, गुणवत्ता में अगर आप उसकी गुणवत्ता अच्छी हो रही है तो आप कहा जा सकता है कि विकास हो रहा है उस समय। और आप देखेंगे अभी हम लोग आगे टॉपिक में देखेंगे इसमें कि आर्थिक विकास बहुत बड़ी अवधारणा है और आर्थिक विकास के अंदर ही क्या आ जाता है, आर्थिक समृद्धि आ जाती है। ठीक है, तो सदैव ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सकारात्मक अगर समृद्धि हो रही है तो विकास होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या है, अगर गुणवत्ता आप दे रहे हैं किसी चीज में, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी कर दी आपने सबको पानी जल आपूर्ति बढ़िया है, बिजली आपूर्ति बढ़िया है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें अगर गुणवत्ता के हिसाब से काम किया जा रहा है तो आप कह सकते हैं विकास हो रहा है। ठीक है, और विकास कैसा है, एक विकास बहुत बड़ी अवधारणा लेके चलता है जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सारे पहलुओं को शामिल करता है। ठीक है, सारे पहलुओं को आर्थिक विकास शामिल करता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पे एक चीज हम देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं कि किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसे ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। अर्थात हमने क्या देखा था, क्वालिटी मेजर्स जो है यहाँ पे मेन फैक्टर रहता है। कैसे, आपने देखा कि नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई है, लेकिन जो आधारभूत जो मूलभूत सेवाएं हैं वो एज इट इज वैसी की वैसी हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे आर्थिक विकास नहीं हुआ है, हमें गुणवत्तापूर्ण सेवाएं नहीं दी गई हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसा कि आप देखेंगे कि 70 के दशक के पूर्व जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को हम समान अर्थों में देखते थे, समान अर्थों में इस्तेमाल करते थे कि अगर आर्थिक वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखेंगे एक नए एरा में देखेंगे कि यहाँ पे जो अर्थशास्त्री हैं इन्होंने इसमें भेद करना शुरू कर दिया है। अर्थात कहते हैं कि भाई नहीं, ये दोनों अवधारणाएं अलग अलग हैं, और अब इन दोनों शब्दों को अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है, अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी बखूबी। आर्थिक समृद्धि क्या है एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, क्या है, किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि जो है वो आर्थिक समृद्धि कहलाता है। जीडीपी में अगर वृद्धि हो रही है, जीडीपी में अगर वृद्धि हो रही है
प्रति व्यक्ति जीडीपी आप कह सकते हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी में अगर वृद्धि हो रही है तो आप कह सकते हैं कि आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि हो रही है। और आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण बताती है, उसका मास बताती है कि कितना जो है यहाँ पे हमें मूल्य मिला हुआ है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में, कितना मूल्य मिला हुआ है, ठीक है, कितना हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो उस आधार पर हम देख सकते हैं। अर्थात जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को हम लोग आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आर्थिक वृद्धि की सूचना उद्योग में लगी पूंजी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और व्यापार के विस्तार, उपभोग में वृद्धि, और सामान्य रूप से प्रति व्यक्ति जनसंख्या पर उत्पादन की वृद्धि द्वारा प्राप्त की जाती है। कैसे कैसे इसको प्राप्त किया जाता है आर्थिक वृद्धि या समृद्धि को, कि सूचना उद्योग में लगी पूंजी, व्यापार के विस्तार में, उपभोग में वृद्धि, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, और सामान्य रूप से प्रति व्यक्ति जनसंख्या पर उत्पादन की वृद्धि, इससे क्या है आप देखेंगे आर्थिक समृद्धि प्राप्त की जाती है। अतः वृद्धि को संपत्ति में होने वाली वृद्धि के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे क्वालिटी मेजर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ क्या बात हो रही है कि संपत्ति में अगर कोई वृद्धि हो रही है तो हम ऐसा मानते हैं कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को यहाँ पे देखा जाता है। अगर वहां पे मूल्य बढ़ रहा है, कमाई हो रही है, तो हम कहते हैं हाँ ठीक ठीक है, समृद्धि या वृद्धि हो रही है। यहाँ पे प्रोफेसर साइमन कुजनेस कहते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आर्थिक वृद्धि की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि इसे प्रति व्यक्ति या प्रति श्रमिक उत्पाद की स्थिर वृद्धि से संबंधित किया जाता है। ध्यान देंगे, पॉइंट को नोट करेंगे, प्रति व्यक्ति या प्रति श्रमिक उत्पाद की स्थिर वृद्धि से संबंधित किया जाता है, जो बहुधा जनसंख्या में होने वाली वृद्धि एवं संरचनात्मक परिवर्तनों के पूर्णांक के साथ साथ होती है। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तनों के पूर्णांक के साथ साथ होती है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया हुआ है, एक परिभाषा दी हुई है। और कुजनेस आगे भी कहते हैं, कुजनेस ने आधुनिक आर्थिक वृद्धि के निम्नलिखित लक्षणों की व्याख्या भी की हुई है। वो कहते हैं कि प्रति व्यक्ति उत्पादन एवं जनसंख्या वृद्धि की उच्च दरें, यहाँ पे ऐसे लक्षण होने चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि उत्पादन के साधनों की उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे लक्षण भी होने चाहिए अगर हमें आर्थिक वृद्धि को देखना है। और तीसरा वो कहते हैं कि संरचनात्मक रूपांतरण की उच्च दरें होनी चाहिए। और चौथा वो लक्षण बताते हैं कि तीव्र सामाजिक और वैचारिक रूपांतरण भी आर्थिक वृद्धि में, आधुनिक आर्थिक वृद्धि के लक्षणों में जो है वो देखे जा सकते हैं। तो चार यहाँ पे अवधारणाएं दी हैं जो लक्षण के तौर पर कुजनेस से यहाँ पे बताते हैं। नंबर एक, प्रति व्यक्ति उत्पादन और जनसंख्या की वृद्धि की उच्च दरें होनी चाहिए, उत्पादन के साधनों की उत्पादकता में वृद्धि, संरचनात्मक रूपांतरण की उच्च दरें, और तीव्र सामाजिक और वैचारिक स्थानांतरण की बात करते हैं वो। ठीक है, तो ये चार अवधारणाएं उन्होंने दी हुई थी। एक और यहाँ पे एक मुद्दा आता है, ये पीटी फोकस है, पूरी तरह से हमने लिख भी रखा हुआ है। ये कैसा है, ये पूरी तरह से पीटी फोकस है, ये पूरी तरह से पीटी फोकस है। एक बार हम लोग देखेंगे इसको। ओके, हम्म, तो थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। ठीक है, चलो, दिख रहा होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा होगा। ओके, दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आ यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको सही है।
ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे आर्थिक वृद्धि के मुख्य लक्षण जो है, ठीक है, मुख्य लक्षण इन बिंदुओं के द्वारा अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। ये पीडी फोकस ध्यान रखना है यहाँ पे, बिल्कुल प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आर्थिक वृद्धि के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे। पहला, बढ़ती हुई राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय को सूचित करता है। इन सारे पॉइंट को मैंने लिख भी रखा है, पीटी फोकस की तरह यूज करेंगे इनको। पहला यहाँ पे ये बढ़ती हुई राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय को क्या करेगा, ये सूचित करता है। और दूसरा, ये क्रमिक और दीर्घ काल में स्थिर होती है, क्रमिक और दीर्घ काल में स्थिर होगी जाके। बहुत लंबा समय इसको लगता है। इसके अधीन प्रणाली के एक या अधिक आयामों में विस्तार होता है और सामान्यतः इसे विकसित देश की समस्याओं से संबंधित किया जाता है। आर्थिक वृद्धि कहां पे ज्यादा से ज्यादा होती है, आप ये जैसी समस्या आप देखें, आर्थिक वृद्धि जैसी समस्याओं को सबसे ज्यादा रिलेट कहां से किया जाता है, ये विकसित देशों की समस्या से रिलेट किया जाता है। यह एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, जैसा कि हमने देख लिया हुआ था। और इससे अभिप्राय दी हुई संस्थागत दशाओं में आर्थिक प्राचलों, इकोनॉमिक पैरामीटर्स के मूल्य में होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। यहाँ पे देखना, आर्थिक वृद्धि की अगर बात करें तो ध्यान रखना, वहां पे मूल्य, पैसा, धन, ऐसी कुछ बातें होती रहेंगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा हुआ है कि ये प्रति व्यक्ति आय को सूचित करता है, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय को सूचित करता है, ठीक है। और आर्थिक वृद्धि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, ये तुरंत नहीं होती है, ठीक है। निरंतर आप कह सकते हैं इसमें बने रहिए, इसके बाद में इसमें आर्थिक वृद्धि आपको दिखेगी। तो ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। विकसित देशों का एक बाह्य विस्तार, विकसित देशों का ये बाह्य विस्तार के रूप में भी इसको अभिव्यक्त किया जाता है। तो आर्थिक वृद्धि की दर को मापने के लिए वृद्धि में अंतर को भी प्रतिशत में निकालते हैं। ध्यान रखना, इसको किस में निकाला जाता है, इसको प्रतिशत में निकाला जाता है। वस्तुतः वृद्धि अपने आप में मूल्य रहित पद है। कैसा है, मूल्य रहित पद है, परंतु यह किसी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समयावधि में सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, जैसा कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमने देखे थे कि मुख्य लक्षण है जो अभिव्यक्त किए जाते हैं किसके लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए। अब बात करते हैं हम लोग आर्थिक विकास, ठीक है। पहले तो आप ये एक चित्र देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्थिक विकास, इसी के अंदर क्या है, ये आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक समृद्धि है। चित्र आपने देख लिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, आर्थिक विकास क्या है। जैसा कि हमने बता दिया था कि आर्थिक विकास जो है बहुत बड़ी अवधारणा है, और अभी आपने चित्र से भी देख लिया हुआ है कि भाई इमेज से भी देख लिया है कि आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि आ जाती है। तो कैसे कैसे ये बड़ी अवधारणा है और इसमें क्या जो है कंसेप्ट है, क्या फैक्ट है, हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं। तो आर्थिक विकास की संकल्पना आर्थिक समृद्धि से व्यापक होती है, जैसा कि मैं अभी अपने शब्दों में बोल चुका हूं। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी देश या जन समुदाय की आर्थिक स्थिति या जीवन स्तर के सुधार के लिए अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सभी प्रयत्न, आर्थिक विकास जो है नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिस किसी लक्ष्य किसी देश या जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर के सुधार के लिए अपनाए जाते हैं। हमने बताया था आपको कि भाई मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा और मकान वाले हिसाब, ऐसा रोटी कपड़ा और मकान। अब इससे कहीं ऊपर क्वालिटी बेस्ड आपको सेवाएं देनी पड़ेंगी, तभी हम गिनेंगे कि हाँ आर्थिक विकास हुआ है, अन्यथा हम नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जन समुदाय की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर के सुधार के लिए अपनाए जाते हैं ऐसे आप कह सकते हैं प्रयत्नों को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास में गिनेंगे, ठीक है। और आर्थिक विकास किसी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक, मात्रात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित होता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको, ठीक है। बात समझ में आई इसमें। और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, कुपोषण, बीमारी, ठीक है, निरक्षरता और बेरोजगारी को खत्म करना है, अर्थात हर एक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, रोजगार के क्षेत्र की बात करें,
तो इन सबको खत्म करने, यहां पे आप देखेंगे इन सबको लेके चलते हैं, ठीक है, इन सबको लेके चलते हैं। इवन आवास मुहैया कराने में भी ये चीजें गिनी जाती हैं। तो अगर ऐसी सारी चीजें हो रही, इसमें सुधार हो रहा है और ये कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं खत्म हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे, आर्थिक विकास हो रहा है। समृद्धि चाहे जितनी भले ही हो जाए, अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं, अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं, ऐसी सेवाओं को मुहैया नहीं कराया जा रहा है, तो आप क्या गिनेंगे कि आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम मानेंगे आर्थिक विकास हो रहा है। तो विकास की धारणा को निम्न परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। एक बार देख लो, सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने विकास को एक धारणीय प्रक्रिया के रूप में निरूपित किया है। निरूपित किया कि व्यक्तियों के बहुल समुदाय की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित है ये, ठीक है, तमाम सारे लोगों की। ये किसी कह सकते हैं कि अल्प समुदाय को लेकर नहीं चलना होता है। इसमें ओवरऑल आपको क्या देखना है, ओवरऑल सबकी जो बीमारी, कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी, ओवरऑल एक बड़ा फिनोमेना लेके चलना होता है। तो छोटे स्तर पे आप इसमें सुधार कर देंगे तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि आर्थिक विकास हुआ है, नहीं, इसको बड़े स्तर पे करना होगा। तो ये आप देखें कि बहुल समुदाय की आवश्यकताओं की संतुष्टि से इसको संबंधित किया जाता है, ना कि अल्प समुदाय के हितों से, ठीक है। तो हमने देख लिया एक बड़े स्तर पर बहुल समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पे की जाती है। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ध्यान रखना ये बांग्लादेश के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, बांग्लादेश के। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने अपनी पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना, वनडे एग्जाम वालों, रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में विकास की प्रक्रिया को निर्धनता के विलगित स्वरूप में आक्रमण की भांति देखा हुआ है। कहते हैं कि अगर आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, आर्थिक विकास अगर नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि विकास प्रक्रिया को क्या किया है, निर्धनता से विलगित स्वरूप में आक्रमण की बात देखा हुआ है। मतलब आप निर्धन है, निर्धन है, अगर आपका आर्थिक विकास नहीं हो रहा है तो कैसा है, निर्धन है एकदम से, ठीक है, निर्धनता आपके अंदर क्या, आप अब ये कह सकते हैं पूरी तरह से गरीब हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, ऐसी यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि विकास के उद्देश्य कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता को दूर करने से संबंधित होना चाहिए। और प्रोफेसर साइमन कोजेस और यहाँ पे देखेंगे यंगसन, मेयर और वर्ल्डविन ने भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि के आधार पर आर्थिक विकास को परिभाषित किया हुआ है। कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि हो रही है तो हो सकता है कि आर्थिक विकास होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुजनेट्स ऐसा बोलते हैं और यंगसन बोलते हैं, मेयर और वर्ल्डविन बोलते हैं, ठीक है। मेयर वर्ल्डविन और भी कुछ यहाँ पे अवधारणाएं देते हैं, देख लीजिए। वो कहते हैं कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घकाल में बढ़ती है। जैसा कि हमने अभी देखा हुआ था, आर्थिक वृद्धि क्या है, दीर्घकाल वाली प्रक्रिया होती है। अभी अचानक से चीजें नहीं होती हैं, दीर्घकाल में चीजें बेहतर होने लगती हैं, ठीक है। और आगे देखें तो प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि के द्वारा आर्थिक विकास की परिभाषा देते हुए विलियमसन और बर्टिक ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक विकास उस प्रक्रिया को सूचित करता है जिसके द्वारा किसी देश अथवा प्रदेश के निवासी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग प्रति व्यक्ति वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में नियमित वृद्धि के लिए करते हैं, ठीक है। उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है, उपलब्ध साधनों का उपयोग किसके लिए करते हैं, प्रति व्यक्ति वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में नियमित वृद्धि के लिए करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी अवधारणाएं दी हैं कि भाई यही आर्थिक विकास है, ठीक है। तो तमाम सारे आप देखेंगे, तमाम सारे यहाँ पे थिंकर हैं जिन्होंने अलग अलग अपनी अवधारणाएं दी हुई हैं। महबूब हक को देख लिया हमने, कुजनेस को देख लिया हुआ है, और मेयर तथा वर्ल्डविन को देख लिया हुआ है हमने, ठीक है, और यंगसन को भी देख लिया हुआ है। तो वो क्या अलग अलग अवधारणाएं अपनी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्थिक विकास बनाम आर्थिक वृद्धि बनाम आर्थिक विकास। पीटी फोकस है, इसको हम लोग देखेंगे। पीटी फोकस है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः आर्थिक समृद्धि और विकास को समान अर्थों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बारीकी से अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि इन दोनों में बहुत अंतर है। अब वो अंतर क्या है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आर्थिक समृद्धि में सामान्य रूप से किसी देश की प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद में
वृद्धि को गिना जाता है, जबकि आर्थिक विकास में देश में कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता और बेरोजगारी की दशा को देखा जाता है, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो ये आपने देखा हुआ है, आर्थिक विकास जो है बड़ी अवधारणा है और आर्थिक समृद्धि उसी के अंदर आता है, अर्थात गुणात्मक, मात्रात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक और कह सकते हैं कि सामाजिक, इनमें सब में क्या है, आपको क्वालिटी बेस्ड सेवाएं देनी होती हैं, तभी हम क्या मानेंगे, आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, आर्थिक विकास हो रहा है। ओके, बात समझ में आ गई। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर क्या है, फटाफट देख लीजिए, इसको हम लोग स्पष्ट कर देते हैं, इसको हम लोग स्पष्ट कर देते हैं एक बार, कैसे कैसे ये जो है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं हल्का सा, चलो, हाँ थोड़ा सा बाहर जा रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहां से हम देख लेंगे। तो आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के बीच अंतर इस प्रकार है, देख लीजिए फटाफट, पीटी में पूछे जा सकते हैं। आर्थिक समृद्धि का मतलब देश के सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और गरीबों की संख्या में कमी से होता है, जबकि आर्थिक विकास से आशय किसी देश की आधारभूत संरचना, आधारिक, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है की मजबूती और सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों से होता है, नंबर एक। नंबर दो, आर्थिक विकास एक बृहद धारणा है, जबकि आर्थिक समृद्धि एक लघु धारणा है। आर्थिक समृद्धि की धारणा आर्थिक विकास के अंतर्गत आती है, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा हुआ था। ये देखिए, आर्थिक समृद्धि की अवधारणा आर्थिक विकास के अंदर ही आती है। और आगे देखिए चौथा पॉइंट, आर्थिक समृद्धि मूलतः उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, हमने बातें कर ली हुई हैं, जबकि विकास का संबंध देश के सर्वांगीण विकास से होता है। हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। पांचवा पॉइंट, आर्थिक विकास का संबंध जो है वो विकासशील देशों से माना जाता है, जबकि आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है वो विकसित देशों से होता है। ठीक है, विकसित देशों से होता है, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे क्वालिटी मेजर्स ज्यादा वहां पे काम करते हैं कि आपने कितनी अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं दी हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कराई हुई हैं। कहां पे ये गिना जाता है, ये आप देखेंगे, ये आर्थिक विकास की बात करें तो ये विकासशील देशों की बात करें, अब विकासशील देशों में। लेकिन आर्थिक वृद्धि का मतलब प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन की बात करें, जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की बात करें, तो ऐसे मेजर्स कहां पे देखे जाते हैं, ऐसे आपके देखेंगे तो यहाँ पे ये विकसित देशों में ऐसी अवधारणाएं विद्यमान होती हैं। लेकिन आप देखेंगे विकास, आर्थिक विकास की, तो ये विकासशील देशों में। ठीक है, छठा पॉइंट, आर्थिक समृद्धि में एक व्यक्ति विशेष के विकास या किसी एक इकाई के विकास की बात की जाती है, जबकि आर्थिक विकास में संपूर्ण देश या समाज के विकास की बात की जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी की बात हो रही थी, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही थी, तो आर्थिक समृद्धि उसी पे काम करती है, मतलब एक व्यक्ति विशेष के विकास या किसी एक इकाई के लेके चलता है। लेकिन आर्थिक समृद्धि ओवरऑल संपूर्ण देश की बात करता है और समाज के विकास की बात करता है, संपूर्ण समाज की विकास की बात करता है। सातवां पॉइंट देखेंगे कि यदि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है तो यह कहा जा सकता है, आर्थिक रूप से विकसित है तो यह कहा जा सकता है कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध भी है। पॉइंट को नोट किया जाए, स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकता है ये वाला, क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है तो कहा जा सकता है कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध भी है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि कोई देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो तो वह आर्थिक रूप से विकसित भी हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल से भी नहीं कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि ठीक है भाई, आर्थिक रूप से विकसित है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही होगी, मतलब है, आर्थिक समृद्ध है वो, बढ़िया मौजूद स्थिति में है। लेकिन ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि अगर आर्थिक समृद्ध है तो वो आर्थिक विकास या आर्थिक रूप से विकसित ही होगा, ऐसा हम कतई नहीं कह सकते। इस कुल अंतर को समझ लिया है आपने, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे देख लीजिए, आप खाड़ी देशों को ले सकते हैं। खाड़ी देश कैसे बहुत समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से काफी समृद्ध है, लेकिन वहां पे मूलभूत सुविधाओं का जो है बहुत कमी है।
कुपोषण है, आप कह सकते हैं भुखमरी भी कई बार हो जाती है, और आप देखेंगे जो है सामाजिक व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तमाम सारी महिलाओं को वहां पे अधिकार नहीं है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, ठीक है, समाज का विकास होना चाहिए, फिर वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, ठीक है, तो सांस्कृतिक रूप से होना चाहिए। तो खाड़ी देशों का उदाहरण यहाँ पे हम इसी वजह से लेते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैसे हैं, आर्थिक रूप से तो बहुत समृद्ध है, क्योंकि तेल के अधिक उत्पादन के कारण इन देशों में प्रति व्यक्ति आय तो बहुत अधिक है, लेकिन आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाई है, क्योंकि आधारभूत संरचना का बहुत कम विकास हुआ है। आर्थिक विकास, सॉरी, समृद्धि नहीं, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास नहीं हो पाया है यहाँ पे, क्योंकि आधारभूत संरचना का बहुत सारा विकास नहीं हो पाया, ठीक है यहाँ पे। तो इसी वजह से हम लोग खाड़ी देशों की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि के कुछ मुख्य कारक हैं, उनकी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या क्या कारक जिम्मेदार हैं आर्थिक समृद्धि के लिए। तो हमने तमाम सारे ऐसे बोलचाल में तो गिन भी लिए हैं, भी प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए, और इसके बाद में हमने देखा हुआ था जीडीपी में वृद्धि की बात करता है, मतलब आय, इनकम की बात करता है, इनकम अच्छी हो रही है, तो ऐसे कारक जो है वो आर्थिक समृद्धि के लिए जिम्मेदार। लेकिन फिर भी कुछ और फैक्टर हम लोग देख लेते हैं, कैसे, सकल घरेलू उत्पाद नंबर 1 इसमें, और प्रति व्यक्ति आय, और ऐसे आर्थिक चर जिनका मात्रात्मक माप संभव हो, जबकि आर्थिक विकास के कारकों में शिक्षा, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, खाने, पोषण तत्वों की उपलब्धता की बात करती है, ठीक है, बात आदि होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया आर्थिक समृद्धि के मुख्य कारक क्या है, ठीक है, हालांकि ये पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और भी देखिए, ऊपर दिए गए अंतरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों में काफी अंतर होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक है, और एक के बिना दूसरा अधूरा है। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक। देखो, आर्थिक समृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो एक दूसरे के पूरक है, और अगर कोई एक नहीं हो रहा है तो दूसरा नहीं रह सकता है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। विकासशील देशों का जब ज्यादा जोर होता है अपने देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर होता है, वहीं आप देखेंगे यहाँ पे विकासशील है, विकासशील देशों का सबसे ज्यादा जोर कहां पे होता है, आर्थिक विकास, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे आधारिक संरचना भी अभी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, जल आपूर्ति नहीं है, बिजली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो अभी सामाजिक रूप से कैसे विकसित ही नहीं है, आर्थिक रूप से विकसित नहीं, सांस्कृतिक रूप से विकसित ही नहीं है। तो विकासशील देश जो अवधारणा अपनाते हैं वो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात करते हैं, और वहीं आप बात करें विकसित देश को तो वो आर्थिक समृद्धि पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके पास में मूलभूत सुविधाएं अब सारी मिल चुकी हैं। अब वो वृद्धि की बात करते हैं, वृद्धि की बात इस वजह से भी करते हैं क्योंकि भाई वहां पे मांग और सप्लाई की बात होती है, सब सक्षम है, ले सकते हैं, मांग और आपूर्ति, अगर वहां पे मांग रुक जाती है, डिमांड रुक जाए तो दिक्कत हो जाती है, वहां पे आप देखेंगे कोलैप्स कर जाएगी अर्थव्यवस्था, और वहां पे मंदी का दौर छा जाता है। तो क्या है, मांग होती रहनी चाहिए, मांग होती रहनी चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम एक है यहाँ पे मानव विकास की बात करने वाले हैं, मानव विकास सूचकांक। हालांकि इसकी अवधारणा हम समझेंगे, इसकी अवधारणा जो है वो हम समझेंगे, लेकिन इसको करंट के मुद्दे के साथ में थोड़ा जोड़ के देख लेंगे, और जो आपको करंट के मुद्दे पढ़ाए जाएंगे इकोनॉमी में वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सूचकांक कौन जारी करता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किन आधारों पर यह जारी होता है, वगैरह वगैरह यहाँ पे हम चीजें देखेंगे, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है देखते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित होती है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, एक तो ये वार्षिक रिपोर्ट है, दूसरा कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ज्यादातर बोलचाल की भाषा में, यूएनडीपी, यूएनडीपी, क्योंकि तीन यहाँ पे क्या है, तीन आधार, तीन इसके स्टैंडर्ड हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, इनकम। और सबसे पहले 1990 में एसडीआई रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई थी। कब की गई थी, 1990 में, जिसे पाकिस्तानी
अर्थशास्त्री महबूब हक द्वारा तैयार किया गया हुआ था। ठीक है, पाकिस्तानी देखो इस वजह से कहा जा रहा है, कब कहा जा रहा है, इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ये पहले बांग्लादेश के थे दरअसल में, और 1971 में आप जानते हैं कि बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों को गिना जा रहा है। ठीक है, और इनका उद्देश्य विकास अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय आय लेखाओं से मानव केंद्रित नीतियों पर स्थानांतरित करना है। मानव विकास सूचकांक का निम्नतम मान अगर देखें तो ये 0 होता है और अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। समग्र सूचकांक के निर्माण के लिए जिन 3 संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है वो निम्नलिखित हैं, जैसा कि हमने देख लिया हुआ था, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और आय की बात करते हैं। तो शिक्षा में देखेंगे कि इसमें पहला तो वो गिनते हैं कि स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष कितने हैं, औसत वर्ष कितने हैं, और ये अनुमान पढ़ाई के हर स्तर पर उम्र के आधार पर नाम लिखवाने और हर स्तर पर स्कूल जाने की आधिकारिक उम्र की उम्र पर आधारित है। ठीक है, तो एक पहला वो शिक्षा में बात क्या करते हैं, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष कितने हैं, अर्थात आप देखेंगे कि स्कूली शिक्षा के अनुमानित साल की अधिकतम सीमा 18 वर्ष होती है, तो इस टाइम तक औसत वर्ष को गिना जाता है। मतलब शिक्षा में देखें तो पहला है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और दूसरा शिक्षा के औसत वर्ष। ठीक है, यहां पे देखा था स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और दूसरा था शिक्षा के औसत। इसमें क्या है, 25 वर्ष तक के वयस्कों को प्राप्त शिक्षा के औसत वर्ष को शामिल किया जाता है, जबकि स्कूली शिक्षा की बात करें तो उसमें 18 वर्ष गिना जाता है। ठीक है, और इसके आंकड़े यूनेस्को द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, यूनेस्को द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सांस्कृतिक कह सकते हैं बॉडी है। ठीक है, सांस्कृतिक बॉडी, सामाजिक बॉडी। ठीक है, देखो स्वास्थ्य की बात करें तो लंबे और स्वास्थ्य जीवन आयाम को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है, और इसी वजह से इसको हम लोग क्या गिन रहे थे, इसमें प्रत्याशा के स्टैंडर्ड के रूप में हम लोग गिन रहे थे जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एक सांख्यिकीय माप है कि एक औसत व्यक्ति को कुछ सांख्यिकीय कारकों जैसे कि जन्म के वर्ष और वर्तमान उम्र के आधार पर कितने वर्ष जीने की उम्मीद है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें यहाँ पे जीवन स्तर, मतलब आय की बात हो रही थी, यहाँ पे इनकम की बात हो रही थी, तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि भाई जीवन स्तर का आमतौर पर आप देखेंगे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय की बात करता है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करता है, यहाँ पे इसके द्वारा मापा जाता है, किसको, जीवन स्तर को मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आय की बात भी इसी वजह से की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड हो गए उसके। शिक्षा हमने देख लिया हुआ था, जीवन स्तर की बात कर रहा था अर्थात जीवन प्रत्याशा की बात कर रहा था, और इनकम की बात कर रहा था अर्थात जीवन स्तर की बात कर रहा था। ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की बात कर रहा था यहाँ पे। और जीएनआई एक निश्चित देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में निर्मित कुल घरेलू और विदेशी उत्पादों को इंगित करता है। ये बातें हमने पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, हमने पहले ये बातें कर ली हुई। ओके, बात समझ में आ गई। ह्यूमन डेवलपमेंट देख लो, यहाँ पे डायमेंशंस क्या है, इंडिकेशन क्या है, और डायमेंशन इंडेक्स देख लो, हमने अभी गिन लिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ की बात करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। यहाँ पे नॉलेज की बात करें तो इसमें एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करता है, 3 ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करता है, और एजुकेशन इंडेक्स यहाँ से बनता है। ठीक है, तो ये तमाम सारे ऐसे इसको मिला लिया इसने। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखें तो ये डायमेंशंस की बात करें, और यहाँ पे जीवन प्रत्याशा की बात होती है, यहाँ पे शिक्षा की बात होती है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात होती है, और इसी तीनों को मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात होती है, बनाया जाता है। ठीक है, और जीएनआई पर कैपिटा इनकम है, जीएनआई पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जीएनआई पर कैपिटा इनकम की बात करता है। तो 3 यहाँ पे आधार उसने बना लिए हुए थे। ठीक है, बात समझ आ गई। रिपोर्ट देख लो एक बार 2021 की हमने किस तरह ढूंढी है, बनाई हुई है। हालांकि करंट में भी आपको कराई जाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा ये जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 189 देशों में 130वां स्थान प्राप्त है, जबकि पिछले वर्ष अर्थात 2020 में ये 131वें स्थान पर था। कितने नंबर पे था ये, 131वें स्थान पर 2020 में था।
और इस समय इसका स्थान जो है 130वां है। रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो नॉर्वे को लगातार नॉर्वे जो है आप देखेंगे 3-4 साल से प्रथम स्थान पर है, और इसके बाद में दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे नंबर पे आयरलैंड है और पांचवें नंबर पे जर्मनी आता है। ये स्टेट पीसेस वालों भाई वैसे तो नहीं पूछता है, यूपीएससी में तो नहीं पूछता है, यूपीएससी में यही पूछ देगा कि नॉर्वे प्रथम स्थान पे है या स्विट्जरलैंड, लेकिन ये क्रम से देख लेना, यूपीएससी वालों नहीं, ये स्टेट पीसेस वालों ये क्रम से पूछ लेता है। ठीक है, तो ये अभी नया आंकड़ा है, और भारत 130, बांग्लादेश 136, पाकिस्तान 150 को मध्यम मानव विकास वाले देशों में स्थान दिया गया है। अर्थात भारत और ऐसे विकासशील देश जो है, एशियाई विकासशील देश की बात करें तो वो अपना कैसा धीरे धीरे मानव विकास कर रहे हैं, अर्थात मध्यम मानव विकास यहाँ पे जारी है अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमर्त्य सेन का दृष्टिकोण है क्षमता सिद्धांत। ठीक है, इतना याद रखना, बस इतना याद रखना कि कुछ फैक्ट इसमें ध्यान रखना। ठीक है, मानव विकास पर सिद्धांत विकसित करने के लिए अमर्त्य सेन ने इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने उनको 1999 भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ध्यान रखना बस फैक्ट ये कि ये क्षमता सिद्धांत किसने दिया हुआ है, अमर्त्य सेन ने दिया हुआ है, और तो 1998 में मानव विकास पर सिद्धांत विकसित करने के लिए मानव विकास पर सिद्धांत विकसित करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और इसके बाद में भारत सरकार ने भी इनको भारत रत्न दिया है 1999 में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और कहा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी करता है, इनके विकास में अमर्त्य सेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, योगदान रहा है। और ये क्षमता सिद्धांत क्या है, देश की प्रगति के मापन हेतु क्षमता दृष्टिकोण को प्रस्तावित किया गया था, बाकी चीजें इसमें काम की है नहीं। ठीक है, हमने फैक्ट जान लिया हुआ है, अगर पूछेगा तो इसी स्टेटमेंट से पूछ देगा। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। एक और सूचकांक है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो ये दरअसल यहाँ पे देखेंगे कि एक वैश्विक सूचकांकों में देश के प्रदर्शन की निगरानी करता है। ठीक है, भारत सरकार के फैसला का हिस्सा है, भारत सरकार ने ऐसा कुछ फैसला लिया हुआ था, जिसके आधार पर देखेंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो निकाला जाता है। नीति आयोग जो है, इसका नीति आयोग एक नोडल एजेंसी है। नोडल का मतलब हमने बता दिया हुआ था कि कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई मंत्रालय, कोई विभाग, कोई संघ किसी कार्य के उद्देश्य के लिए क्या है, लगातार प्रयास करता रहे, मतलब वो उसी के लिए काम करेगा, किसी और के लिए काम नहीं करेगा, एक काम को देखेगा। ठीक है, उसे पूरी तरह से प्रतिबद्ध आप कह सकते हैं, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उस काम के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोडल बोलते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग जो है गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए क्या है, एक नोडल एजेंसी के रूप में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के निगरानी तंत्र का लाभ लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसको, नीति आयोग को, ताकि सुधारों का संचालन किया जा सके। सुधार और विकास के संचालन के लिए वैश्विक सूचकांकों वाले इस अभ्यास का मकसद विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मानदंडों पर भारत के प्रदर्शन को मापने और निगरानी करने की आवश्यकता को पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई क्या कर रहा है, भारत के प्रदर्शन को माप रहा है और निगरानी कर रहा है, तमाम सारी ऐसी चीजें कर रहा है। ठीक है, तो हमें याद कर रखना है, इसमें हमें याद ये रखना है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये किसकी पहल है, तो भारत सरकार की ध्यान रखना, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो क्या है, नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग जो है इसका क्या है, इसका नोडल एजेंसी है, जो कि ये सुधारों का संचालन किया जा सके, ऐसा कुछ निगरानी करती है। ठीक है, और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो गरीबी को लेकर 109 विकासशील देशों को आच्छादित करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय उपाय है, और इसे पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी के प्रावधान के तहत यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट के लिए ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसमें 3-4 कब किया गया है, ये कब किया गया है, ये भाई 2010 में किया गया है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के लिए ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया था। 3 संस्थाएं हैं, इनका नाम याद रखना। और वैश्विक एमपीआई मतलब
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को हर साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास संबंधी उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम द्वारा राजनीतिक फोरम पर जारी किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक फोरम पर जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है आपके पास में, 2010 में जारी किया गया, कौन जारी करता है इसको, ये आपको फैक्ट यहाँ पे मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और चीजें कुछ हैं लेकिन ये बहुत काम की नहीं है। यहाँ पे कुछ काम की नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना जो है वो प्रत्येक सर्वेक्षण घर को 10 मानकों पर आधारित अंक देकर की जाती है, अर्थात 10 स्टैंडर्ड है ये, इसके आधार पर क्या है, इसके आधार पर आधारित अंक दिया जाते हैं यहाँ पे। और इसमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, घरेलू संपत्ति जैसे मानक शामिल होते हैं। ठीक है, जो 10 मानक हैं वो यही है, एक बार आप देख लिया है। और यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उपयोग करता है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के तत्वाधान में किया जाता है, तत्वाधान में किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। वैश्विक एमपीआई 2021 के अनुसार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2014-15 के आधार पर देखेंगे कि आंकड़ों के आधार पर 109 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 66वीं रैंक है। ठीक है, 66वीं रैंक है। ओके, तो कितने नंबर पे है भारत? 66वें नंबर पे है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक तो यहां से यहाँ ये अभी तमाम सारे मुद्दे यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार फटाफट। ठीक है, एक बार हम फटाफट देख लेंगे। तो इसको हम लोग यहां से कल करेंगे। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक को हम लोग यहां से कल करेंगे और इसके बाद में इसमें अभी कुछ करंट के मुद्दे भी इसमें हमने जोड़ दिए हुए, इसको हम लोग कल करेंगे। और इसके बाद में आप देखेंगे कि इसके जो इसको प्रकाशित करने के लिए इसमें जो अभी प्रकाशित हुआ 2021 में अक्टूबर में, यही पूछा जाएगा आपसे। इस वजह से इसमें बहुत लोड लेना नहीं है आपको, क्योंकि हमने इसमें इसको ऐड कर रखा है, ये करंट अफेयर का मुद्दा भी इसमें ऐड कर रखा हुआ है। ओके, और आगे भी हम देखेंगे खुशहाली सूचकांक की बात कर लेंगे, लैंगिक विषमता सूचकांक की भी बात कर लेंगे और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की भी बात कर लेंगे इसमें, और आर्थिक विकास के फिर निर्धारक तत्व की भी बात कर लेंगे थोड़े सी, और कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात कर लेंगे। तो 3-4 मुद्दे हैं जो हम लोग कल करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो नियोजन की बात करने वाले हैं, प्लानिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें हो रही हैं आपकी, और लगभग हमारा लक्ष्य है कि 150 घंटे में इसको करा दिया जाए पूरी तरह से, प्रीलिम्स के 4-5-6 दिन पहले से। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ते रहिए, 1-2 बार देखते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।